Good morning everyone. Welcome to Sahit Pramod B.Ed College. Your course is B.Ed first year and your subject is Gender, School and Society. लिंग, विद्यालय और समाज. आज आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, यानी नारीवादी विचारधारा की अवधारणा. तो नारीवादी विचारधारा कहाँ से आई, कैसे आई, इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेमिनिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? फेमिनिज्म यानी नारियों की शक्ति के लिए कैसे आंदोलन किए गए, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे. तो हम देखते हैं कि नारीवादी को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर नारीवादी विचारधारा क्या है. तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, यानी महिलाओं की जो स्थिति थी उस समय, वो कैसी थी और कैसी हो सकती थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वही जो है नारीवादी विचारधारा की उत्पत्ति वहीं से होती है. कि जो परिस्थितियां थी उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है और उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या और उस बदलाव को लाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है. तो जब हम देखते हैं कि फर्स्ट वेव जब आता है, हम इसमें 3 वेवों की चर्चा करेंगे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव. फर्स्ट वेव जब आता है 1847 से 1920 के बीच में, उसका क्या कीनोट्स होता है, क्यों होता है यह नारीवादी आंदोलन? तो उस समय जो थे महिलाएं, उनका था कि भाई हमको राइट टू वोट होना चाहिए, फेडरल राइट टू वोट हमको होना चाहिए, हमें पुरुषों के समान ही अधिकार होना चाहिए. यानी उनका जो फीचर था, उनकी जो सोच थी, वह क्या था कि बाहरी था. यानी वो एक्सटर्नल जो वेरिएशन थे, एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन थे, उसकी बात कर रहे थे. वो जो सामाजिक मुद्दे थे, सामाजिक जो संस्था थी, उसके विरोध में नहीं थे. एक्सटर्नल रिएक्शन के प्रति उनका ये आंदोलन था कि गवर्नमेंट अगर हमें राइट देती है तो हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जो परिस्थितियां हैं उसमें सुधार हो सकती है. और उस समय का जो आंदोलन हुआ कंप्लीटली फोकस था राइट टू वोट पे. यानी उनका सोच था कि जब हमें वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हमारी जो परिस्थिति है उनमें बहुत सारे सुधार आ जाएंगे. आप देखते हैं कि ओल्ड व्यू जो है, महिलाओं के प्रति जो पुराने विचार हैं, उनका कहना है कि महिलाएं जो है बाय नेचर क्या होती हैं, वीक होती हैं. यानी बाय नेचर वीक होती है, तो उन्हें क्या चीज की आवश्यकता होती है? प्रोटेक्शन और गाइडेंस की आवश्यकता होती है. और वो प्रोटेक्शन और गाइडेंस कहाँ से मिलता है? तो जब वो एक लड़की होती है तो उसे फादर के थ्रू मिलता है, जब वो बड़ी होती है उसके भाई के द्वारा, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड के द्वारा, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं बेटा, तो उसके द्वारा उसके ऊपर शासन किया जाता है, यानी उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है. और यह जो है सबऑर्डिनेशन की जो परंपरा चली आ रही है, आप देखेंगे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और एट प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्न एज में भी हम इन चीजों को महसूस करते हैं. चेंजेस तो बहुत सारे हैं. और यहीं से जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है. यानी महिलाएं हैं, वो वीक हैं, कमजोर हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उन्हें घर में ही रहना चाहिए, घर के ही कार्यों को देखना चाहिए, और उनका ऑपोजिशन होने लगता है, उत्पीड़न होने लगता है. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? राइट टू वोट के लिए फाइट किया. तो राइट टू वोट जो है वो आपको मिलते हैं
कब मिलता है? न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में फर्स्ट वेव में, यानी जो आंदोलन किया गया उसमें 1893 ईस्वी में इन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिलता है। उसके बाद मिलता है यूनाइटेड किंगडम में 1918 में, 1918 यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वह 1920 में राइट टू वोट का अधिकार देता है। वह भी जो देता है वह 19वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत, 19 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत जो है वह राइट टू वोट का अधिकार देता है। तो ये तो है। तो आपके जो की नोट्स होंगे फर्स्ट वेव के वह क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी यह डिस्क्रिमिनेशन जो है वह कंप्लीटली फोकस था एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन पर। दूसरा आप आते हैं इमेंसिपेशन यानी मुक्ति। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति चाहिए थी। जो एक्सटर्नल डिस्क्रिमिनेशन था उनसे मुक्ति चाहिए थी। और मुक्ति का जो ये सारा चीज का उद्देश्य क्या था? इक्वलिटी, यानी हमें इक्वल राइट्स चाहिए, लीगल राइट्स चाहिए। मैन टू वुमेन, यानी मैन और वुमेन जो है वह इक्वल है, इनमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है कंप्लीटली यूएस से और यूके में ही था। इसका जो क्षेत्र था वह यूएसए और यूके, इन दोनों यहीं पे इनका मेन फर्स्ट वेव। उसके बाद आपको आता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसे रेडिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। रेडिकल फेमिनिज्म में क्या है? रेडिकल फेमिनिज्म जो है यह नारीवाद की उदारवादी धारणा में परिवर्तन होता है। और यह कब होता है? 1960 के दशक में, 1960। तो भाई फर्स्ट वेव आ चुका था, लीगल राइट्स मिल चुके थे, तो आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां आई जो सेकेंड वेव लाना पड़ा? तो सेकेंड वेव में लाने में जो परिस्थितियां हैं कि जो उनको लग रहा था कि भाई हमको राइट्स टू वोट्स मिल जाएंगे, लीगल राइट्स मिल जाएंगे, तो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सेकेंड वेव आया। और सेकेंड वेव जो आता है वो बेट्टी फ्रीडन, द फेमिनिज्म मिस्टेक। बेट्टी फ्रीडन एक राइटर है महिला, जो द फेमिनिज्म मिस्टेक नाम की एक बुक लाती है और इसे नारीवादियों की बाइबल कहा जाता है, द फेमिनिज्म मिस्टेक। और इसे नारीवादियों की बाइबल कही जाती है। तो बेटी फ्रीडन ये जो है, यहाँ पे आप रेडिकल फेमिनिज्म यानी उग्रवादी नारीवाद जो है, सेकेंड वेव जो आता है 1960 और 70 के दशक में, 1960 से स्टार्ट होता है 70 और यह 80 के दशक में जो है यह समाप्त होता है। लेकिन इसका मेन की नोट्स क्या था? यह जो है पैट्रियार्ची को कहता है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें पैट्रियार्ची यानी पितृ सत्ता जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, हमें डाउनफॉल करने में, हमारे राइट्स को कम किया जा रहा है। उसके बाद यह बात करता है जेंडर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव। लिंग के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव न किया जाए, इसके लिए फाइट करता है। और पब्लिक प्राइवेट डिवाइडेड, यानी महिलाओं के लिए जो है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब नहीं था, वो जॉब नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए वो फाइट करती है कि नहीं, स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुले। लेकिन क्या था कि महिलाओं को उस समय जो जॉब मिलता था, बाय नेचर महिलाएं क्या होती हैं? केयरिंग होती हैं, शेयरिंग होती है, उनमें मातृत्व की भावना होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? मातृत्व की भावना होती है उनमें। और ये जो है
तो इसलिए उन्हें नर्सिंग का जॉब मिलता था, टीचिंग का जॉब मिलता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वह अगर इंजीनियरिंग चूज करना चाहे तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं, कोई नहीं, उनके लिए एक फिक्स एरिया था जिसमें वो पढ़ाई कर सकते थे, उसी तरह की जॉब ले सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे ऊपर ये जॉब हम किसी भी क्षेत्र में पढ़ सकते, इसके लिए उन्होंने फाइट किया और पितृसत्ता का उन्होंने विरोध किया, पैट्रियार्की की उन्होंने विरोध किया। आज आप देखते हैं कि भारत भी एक पितृ प्रधान देश है, यहाँ पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, तो पैट्रियार्की को उन्होंने विरोध किया, कहा कि नहीं पैट्रियार्की नहीं चाहिए। और तीसरा जो थर्ड वेव जो आता है वह 1990 और 2010 यह थर्ड वेव है। और थर्ड वेव में जो है वह क्या है कि सांस्कृतिक नारीवाद को प्रमोट किया जाता है। थर्ड वेव में आप सांस्कृतिक नारीवाद को, तो ये तो हुआ कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, टाइप्स ऑफ वेव की बात हुई कि भाई पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा कि नारीवादी विचारधारा क्यों आई, कितने नारीवादी विचारधारा होते हैं। तो आप देखते हैं कि नारीवादी विचारधाराओं को 6 भागों में बांटा गया। वेव को हम 3 भागों में बांटे हैं। नारीवादी विचारधारा जो है 6 टाइप्स के हैं। जैसे आपने फर्स्ट वेव में उदारवादी यानी लिबरल फेमिनिज्म को पढ़ा, सेकेंड वेव में आपने उग्रवादी नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म को पढ़ा, थर्ड वेव में आपने सांस्कृतिक नारीवाद कल्चरल फेमिनिज्म को पढ़ा। इसमें आप समाजवादी नारीवाद या मार्क्सवादी नारीवाद को भी पढ़ेंगे, उत्तर आधुनिक नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद। तो ये टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमारा जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसके आधार पर हमको अभी फेमिनिज्म को समझना है कि अगर फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म का जो डिमांड है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो नारीवादी फेमिनिज्म जो है और नारीवाद की जो विशेषताएं हैं वह क्या है, समान अधिकार तथा समान अवसर यानी इक्वल राइट्स, लैंगिक स्वतंत्रता यानी लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, पितृ प्रधानता का विरोध, जो मैंने अभी रेडिकल फेमिनिज्म के विषय में बताया कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है वह पितृसत्ता का विरोध करती है। दूसरा, स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता का होना, यानी आप मार्क्सिस्ट जो है समाजवादी नारीवाद जो है वह स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता स्वनिर्भरता का होना मानते हैं। 5वां में है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन होना, यानी स्त्रियों की जो परंपरावादी भूमिका है वह परंपरावादी भूमिका क्या है कि वो घर संभालेंगी, बच्चे को केयर करेंगी, घर की जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज के द्वारा जो निर्मित व्यवस्था है उसके अनुसार वह अपने आप को ढालेंगी। तो ये चेंजिंग क्या करता है, सांस्कृतिक नारीवाद, यानी जो संस्कृति जो नारियों की जो बनाई हुई है, और यह संस्कृति किसने बनाई, यह समाज के द्वारा बनाया गया। और समाज क्या था, पुरुष प्रधान था, यानी पुरुषों ने अपने आप को ऐसे रखा। इसको आप ऐसे कहते हैं कि पुरुष यहाँ पे है और महिलाएं जो है यहाँ पे हैं। तो ये डिफरेंसेस पैदा किया गया और इन डिफरेंसेसों को दूर करने के लिए जो है मूवमेंट लाया गया, फेमिनिज्म मूवमेंट लाया गया, और फेमिनिज्म मूवमेंट की वजह से बहुत सारे सुधार किए गए। लेकिन आज के समय में भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ऐसे नारियां हैं जो इस फेमिनिज्म मूवमेंट से बहुत दूर हैं, उनके साथ अभी भी उनका जो सिचुएशन है वो अभी सुधार नहीं हुआ है। तो यह सुधार जो है वो कहां से होगी, आप जब जानते हैं कि समाज की जो सबसे छोटा यूनिट है वह फैमिली है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वह फैमिली है, परिवार है। तो इसके सुधार की जो शुरुआत होगी वह परिवार से होगी। परिवार में ही जन्म के समय से ही आप देखते हैं कि अगर बेटा और बेटी में डिफरेंसेस पैदा किया जाता है, वहां पे दोनों के जो वर्क प्लेस है उनको डिफाइन किया जाता है, वह काम को डिफाइन किया जाता है। बेटा है तो वो खाना नहीं बना सकता है, बेटी है तो घर से बाहर नहीं जा सकती है,
पढ़ाई करना है तो चलो बेटा को इंजीनियर बना देते, बेटी है तो टीचर ही बन के रह जाएगी ना, कौन सा इसको करना है, घर भी संभालना। तो ये डिफरेंसेस को, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फैमिली से ही स्टार्ट होती है और इस डिस्क्रिमिनेशन को फैमिली से ही सुधारा जा सकता है। दूसरा हम आते हैं समाज की। समाज जो है परिवार से बड़ा इकाई है, यूनिट है। तो ये डिफरेंसेस समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे फैमिली को फुलफिल करना रहता है, फैमिली उसको मनाती। तो समाज में भी इन डिफरेंसेस को खत्म करना है, समाज की सोच को बदलना है। और समाज की सोच जो है वह कहां से, तो ये एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पे। अगर एक फैमिली इन डिफरेंसेस को कम करती है तो दूसरी फैमिली भी उसको देखकर इन डिफरेंसेस को कम करती है और इस तरीके से समाज में चेंजिंग आता है। आप देखते हैं कि कहा जाता है कि इकोनॉमिक, आर्थिक चेंजिंग जो है वह सामाजिक चेंजेस लाता है, सामाजिक चेंजेस जो है वह राजनीतिक चेंजेस लाता है और राजनीतिक चेंजेस जो है वह धार्मिक चेंजेस को बदलता है। तो आप देख रहे हैं कि जब परिवार, आप यहाँ पे आर्थिक रूप से जो बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़के ही काम करेंगे, लड़के बाहर जाएंगे काम कर। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से हम डिपेंड किस पे होते हैं, लड़कों पे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस को कम करना है, लड़कियों को भी जॉब करने के लिए प्रमोट करना है। तो ये चेंजिंग जो आया है आज के समय में वह और आगे तक ले जाना है। आर्थिक चेंज, आर्थिक बदलाव जब आता है तब समाज बदलता है। तो आर्थिक रूप से आज हम बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और इन्हें आगे जो नीचे के जो लोग हैं, क्रीमी लेयर कह सकते हैं, वहां पे भी आप देखेंगे कि दोनों काम करते हैं। वहां पे कोई चेंजिंग नहीं है कि ये मर्द है ये और ये महिला है, दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन वहां पे वहां भी डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए, वहां सिर्फ आपका क्या है, धर्म पोषण के लिए काम किया जा रहा है, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं दे सकते हैं कि ये महिला है तो घर में रहेगी, वहां चूंकि आपकी कमी जो है वहां पे आपको प्रमोट कर रही है। तो दूसरा आप आएंगे कि स्कूल, आप स्कूल को भी देख सकते हैं, विद्यालय या शिक्षा कह सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी क्या है कि लड़कियों के लिए कोई खास कोर्स जो कहा जाता है कि अब होम साइंस है तो लड़कियां ही पढ़ेंगी, टीचिंग का जॉब लड़कियां करेंगी, नर्सिंग है तो लड़कियां करेंगी। तो इन सारी चीजों में बदलाव लाना है। लड़कियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से और या अपनी रुचि से वह सब्जेक्ट को चूज कर सके, उस क्षेत्र में जा सके। ये हुआ। दूसरा हुआ कि हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, सामाजिक प्रथा, इसको प्रथा और कुप्रथा में भी हम डिवाइड करते हैं। सामाजिक प्रथा में आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज में कि एक माता पिता को अग्नि देने का अधिकार पुत्र को ही है। तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन आता है कि पुत्रियों को भी यह राइट्स मिलना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे फैमिली हैं जिन्हें पुत्रियों को भी राइट्स दे रहे हैं। और दूसरा कुप्रथा में आप देखेंगे कि दहेज प्रथा भी जो है वह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसको भी खत्म किया जाना चाहिए। तो अब हम आते हैं राज्य के ऊपर। राज्य, स्टेट, यानी राज्य के भी कुछ राइट्स होते हैं इस फेमिनिज्म की सुधार के लिए। तो राज्यों का क्या होता है कि राज्य जो लॉ बनाते हैं, राज्य जो है वह लॉ बनाते हैं। महिलाओं को जब जॉब करने महिलाएं निकलती हैं, महिलाओं को एक प्राकृतिक शक्ति है कि उन्हें प्रजनन का अधिकार, यानी बच्चे को वो जन्म देती है, उस समय उन्हें वो छूट नहीं दिया जाता है, प्रेगनेंसी का छूट नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रजनन संबंधी अधिकार जो है, जो वो राइट्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए और उसका टाइम पीरियड जो है लगभग 3 साल का होना चाहिए। ये टाइम पीरियड जो है 3 इयर्स का होना चाहिए, जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद घरेलू हिंसा जो होती है, जो मैंने सामाजिक
सामाजिक प्रथाओं में बताया है, जैसे दहेज अगर नहीं दिया जाता है तो लड़कियों को जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो इन सारे घरेलू हिंसा जो है उनके लिए एक कड़ा एक्ट लाना चाहिए। जैसे दूसरा है समान वेतन संबंधी अधिकार। जब एक ही वर्क प्लेस पे एक ही पोस्ट पे एक महिला और पुरुष काम करते हैं तो उन्हें समान रूप से वेतन मिलना चाहिए। उनके कामों को कम या ज्यादा करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्क प्लेस पे यौन उत्पीड़न भी महिलाओं के साथ होता है, तो ये चीजें जो है उनमें भी एक प्रयास होना चाहिए कि एक कड़ा एक्ट आए जिससे इन पे सुधार हो जाना चाहिए। वर्क प्लेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आपसे ये काम नहीं हो सकता है, ये महिलाएं हैं तो ये काम नहीं कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस। इसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जमीनी स्तर पर स्त्रीवादी विमर्श हर देश एवं भौगोलिक सीमाओं में अपने स्तर पर सक्रिय रहती है और हर क्षेत्र में स्त्रीवादी विमर्श को अपनी खास समस्याएं होती है। ये तो आपने देखा, मैंने बताया कि थर्ड वेव आया, हर जगह आया, लेकिन आप देखेंगे कि भारत में भी जो फेमिनिज्म है उसको हम 3 पार्टों में बांटते हैं। भारत में जो नारीवाद आया, नारीवादी आंदोलन के जो सुधार रिफॉर्म्स हुए उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। तो पहला चरण जो है वह भी 19वीं शताब्दी के मध्य में है, जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम के द्वारा, और जिसके जनक जो थे वह राजा राममोहन राय थे। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। वह एक ऐसी प्रथा थी जो पति के मरने के बाद महिलाओं को जो है उसके शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था। मानव संवेदना का यह जो है पराकाष्ठा था कि कैसे लोग खड़े होकर एक मृत व्यक्ति के साथ एक जिंदा व्यक्ति को जला देते थे। तो यह जो सती प्रथा एक्ट आया यह एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था हमारे भारत के लिए। दूसरा चरण आप देखते हैं जब गांधी अफ्रीका से आते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं तो उस समय जो आप देखते हैं महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेरित किया गया और इसकी शुरुआत जो है चंपारण सत्याग्रह से देखने के लिए मिलती है। तीसरा चरण जो है वह स्वतंत्रता के बाद, जब शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के अधिकारों में महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर केंद्रित किया गया। तो ये 3 चरण हमारे भारत में है। दूसरा मैं यहाँ पर अपने भारत के कुछ वैसे लोगों का भी जिक्र करूंगी जो महिलाओं के राइट्स के लिए उन्होंने काम किया। तो अम्बेडकर जी, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उन्होंने हमें राइट टू वोट का अधिकार दिया। दूसरा आप आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्री बाई फुले जो ज्योतिबा बाई फुले की वाइफ थी, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक विद्यालय की स्थापना की जो केवल लड़कियों के लिए था, और यह किसी संस्था के द्वारा नहीं किया गया था कि क्रिश्चियन या अंग्रेजों के द्वारा नहीं, यह कंप्लीटली एक इंडियन स्कूल था जो लड़कियों के लिए था। उसके बाद 1917 में तरविंदर कौर नाम की एक महिला थी जिसे जिंदा जलाया गया था, और वह बचने के बाद दहेज के लिए उसने जाकर गवर्नमेंट पुलिस में कंप्लेन किया और उसी से डॉरी एक्ट का निर्माण हुआ। तो ये सारे हमारे भारत के जो हैं वह हीरोज हैं जिन्होंने हमारे राइट्स के लिए वर्क किया है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, जिसको मैंने मोटे तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।